नाज़रीन, 3 एक्सेस से इजरायली फौज ने एक बार फिर लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन उसका नतीजा वही निकला है जो पिछले 4 दिनों से निकल रहा है और दर्जनों इजरायली फौजियों की हलाकतों की इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जानब से नए रॉकेट हमले भी नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल कुरीला, वो इजराइल पहुंच रहे हैं और उसका मकसद ईरान के ऊपर हमला करने के वाले से कोऑर्डिनेशन करना है और हतमी फैसले करने हैं। तो अगले घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं। जनरल कुरीला के पहुंचने के बाद जो ईरान का हमला है वो फाइनलाइज होने जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गोलान हाइट्स पर बहुत जो है ना मोबिलाइजेशन देखी जा रही है। एक तरफ इजराइल के हेलीकॉप्टर्स गोलान हाइट्स पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल सामने रशियन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, रशियन जो जंगी त्यारे हैं, वो वहां पर फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रशियन ड्रोन्स वहां पर फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोलान हाइट्स का जो महाज है वो बहुत मुतहरिक हो चुका है, बहुत एक्टिव हो चुका है और इधर एक सदरन लेबनान का महाज खुला है और अगला जो महाज खुलने जा रहा है वो गोलान हाइट्स का है। और इसी दरमियान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो दमिश्क पहुंच गए हैं बेरूत के बाद। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये सामने आ रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो सिक्योरिटी है वो रशिया कर रहा है। रशिया के जंगी त्यारे ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सिक्योरिटी कर रहे हैं। इससे पहले ये सारी दुनिया हैरान थी कि जब बेरूत में बॉम्बिंग हो रही है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए तो उनका त्यारा बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ। हालांकि इजराइल ने यह कह रखा है कि अगर कोई भी ईरानी त्यारा आया तो हम इसको हिट करेंगे। मुकम्मल तौर पर ईरान की जो फ्लाइट्स हैं, पैसेंजर त्यारे, वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा का त्यारा, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है ईरान, यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने रशियन त्यारा इस्तेमाल किया, वो बेरूत के ऊपर लैंड हुआ, तो उसकी सिक्योरिटी दरअसल रशिया ने दी। रशिया के जंगी त्यारे उसके साथ जब फ्लाई कर रहे थे, तो अब वो रशिया की सिक्योरिटी के अंदर दमिश्क पहुंच गए। तो रशिया जो है ना वो बहुत आगे आता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर जब उनकी बेस के ऊपर हमला किया है इसराइल ने तो उसके बाद मामला कुछ बहुत आगे चले गए। लेकिन लो प्रोफाइल है, मतलब रशिया उस तरह खबरों के अंदर नहीं है जितना वो मिडिल ईस्ट के अंदर दमिश्क और लेबनान के अंदर मुतहरिक हो चुका है। मतलब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सिक्योरिटी रशिया के जंगी त्यारे कर रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं। 3 मुख्तलिफ एक्सेस से इजरायली फौज ने दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन जिल्लत में शिकस्त और जानी नुकसान, बहुत बड़ी तादाद में दर्जनों इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। अब नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि जैसे आप जानते हैं कि 4 दिनों से इजरायली फौज बार बार कई मरतबा लेबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक लेबनान में प्रॉपर दाखिल नहीं हो सकी है। तो उनका एक एक घंटा बहुत हजीमत और जिल्लत में गुजर रहा है और मगरबी मीडिया पर जब उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, इजरायली मीडिया जब सवालात उठा रहा है कि हमारी आर्मी वहां पर कर क्या रही है कि वो 4 दिनों से लेबनान में दाखिल नहीं हो सकी, तो बहुत जिल्लत उठाना पड़ रही है। अब नेतन्याहू की जानिब से एक टास्क दिया गया इजरायली फौज को कि लेबनान के किसी एरिया के अंदर दाखिल होकर, किसी आबादी के अंदर दाखिल होकर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम दिखा सकें मगरबी मीडिया को कि देखो हम तो लेबनान के अंदर दाखिल हैं। और बयानियां बनाना कौन सा मुश्किल है, यानी अगर हिजबुल्लाह कहती रहे कि इजराइल नहीं दाखिल हो सका तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मगरबी मीडिया हिजबुल्लाह की बात मानेगा या इजराइल की बात मानेगा? तो उनके लिए क्या मुश्किल है? तो उन्होंने कहा कि वीडियो हो जिसमें यह देखा जा सके कि इजरायली फौज है वो आबादियों में है, गलियों में फिर रही है, सड़कों के ऊपर, मकानात के अंदर, तो हम दिखा सकेंगे हम तो दाखिल हुए हैं। तो वो अजीमत जो है उसको जरा, तो इजरायली फौज ने यह काम किया, लेकिन यह काम जो है वो उनको बहुत उल्टा पड़ गया। ये काम उनको 20 इजरायली फौजियों की जो कैजुअलिटीज हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर निकला है। अब मैं ताज़ा तरीन तफसीलात आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं कि लड़ाई दरअसल चल किस तरह से रही है। अगर आप ये पहला मैप देखें तो इसमें 4 एरियाज हैं। वैसे तो मतलब लंबा बॉर्डर है, लेकिन इस वक्त तक मंगल से लेकर अभी तक जिन इलाकों से इजरायली फोर्सेस ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की है वो 4 एरियाज हैं। एक तरफ गोलान हाइट्स वाला एरिया है, उसके साथ ओडिशा और किफार किला है, ठीक है। एक तो इन 2 एरिया से, खासकर उड़ीसा से इजरायली फौज ने मंगल से कई बार अंदर दाखिल होने की कोशिश की और सबसे बड़ी जो फाइट हुई है और अभी भी इस वक्त हो रही है, आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं, वो उड़ीसा में हो रही है। और जो दूसरा है जब आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ मूव करते हैं तो मरून अल रास और यारून, ये 2 एरियाज हैं। यानी एक तरफ वो गोलान हाइट्स वाले एरियाज ओडिशा, वहां से दाखिल होने की कोशिश ज्यादा वहां से ही है, 70% वहां से ही है।
लेकिन दूसरा जो फ्रंट उन्होंने खोला हुआ है जहां से वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो दो एरियाज है, यरून और मरून अल रास, ये भी साथ साथ हैं। वो जो गोलान हाइट्स वाला और उड़ीसा वाला एरिया है वहां से दाखिल होने का उनका मकसद यह है कि चूंकि जो लितानी रिवर है वहां से फासला बहुत कम है, यानी अगर आप ओडिशा से दाखिल हो तो लितानी रिवर के साथ फासला बहुत कम बनता है। इजराइल का गोल सबसे पहले हिजबुल्लाह को लितानी रिवर से पीछे धकेलना है, तो वहां पर बहुत करीब है लितानी रिवर, तो वो बहुत आगे तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए एक बड़ी लड़ाई जो है वो वहां पर जारी है। जो दूसरा है मरून अल रास, उससे काफी फासला बनता है, लेकिन यहां पर उनका आने का मकसद यह है कि आबादियां यहां पर बहुत करीब हैं, यानी बिल्कुल जो है ना ब्लू लाइन के साथ इजरायली आबादियां हैं, तो इसलिए वो यहां से भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप दूसरा मैप भी एक देख सकते हैं जिसमें ये जो थोड़ा सा रेड एरिया है वो उड़ीसा है, ऊपर फिर वहां से लितानी रिवर करीब है, और दूसरी तरफ जो यरून अल रास वाले एरियाज हैं वहां से आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन और लितानी रिवर का जो फासला है वो ज्यादा है। अभी जिस पहले ऑपरेशन का आप जिक्र करने जा रहे हैं वो मरून अल रास के एरिया से हुआ है और यरून, इन दो एरिया से हुआ है। यहां पर दाखिल होने का मकसद यह था कि आबादियां बहुत करीब करीब हैं, यानी ब्लू लाइन से चंद मीटर के फासले पर, मतलब इजरायली फौज ने कदम रखा 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, इतने करीब जो है वो आबादियां, मकानात वहां पर बने हुए हैं। तो वीडियोस बनाने के लिए ये सबसे उनके लिए सही लोकेशन है कि मतलब वो जो ही कदम रखेंगे तो साथ ही आबादियां शुरू हो जाएंगी, तो वहां पर लेकिन मामला जो है वो उल्टा पड़ गया। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजरायली मीडिया, मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द नॉर्थ। सबसे पहले तो इजरायली मीडिया कंफर्मेशन कर रहा है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट जो है वो उनके साथ हुआ है। अब हिजबुल्लाह की ज़बानी जरा देखिए। फील्ड ऑफिसर इन इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑपरेशंस एक्सप्लेन्स द ट्रुथ बिहाइंड द फोटोज पब्लिश्ड बाय द ऑक्यूपेशन आर्मी ऑफ इट्स सोल्जर्स नियर अ हाउस इन द बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, वो सारा जो सच है वो बता रहे हैं। इलीट सोल्जर्स इन द एनिमीज आर्मी अटेम्प्टेड टू एडवांस। इलीट फोर्स जो है वो भेजी गई और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की फ्रॉम टू एक्सेस टुवर्ड द टाउन्स ऑफ मरून अल रास एंड यरून। यहां से वो आए, लेकिन आगे से मसला ये हो गया इसराइल के लिए कि रेजिस्टेंस तैयार बैठी हुई थी, वो पूरी तरह से एक्टिव थी और इनका जैसे इंतजार कर रही हो। आवर फाइटर्स क्लैश्ड विद द एलीट फोर्सेस विद लाइट एंड मीडियम वेपन्स एंड रॉकेट्स फ्रॉम क्लोज रेंज। वो जो ही जनाब दाखिल हुए उनके ऊपर जो है वो हमला कर दिया रेजिस्टेंस ने। द क्लैश रिजल्टेड इन नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज अमंग द इनफिल्ट्रेटिंग फोर्सेस। इसका नतीजा यह निकला कि बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौज की हलाक थी और वो जख्मी हो गए क्योंकि रेजिस्टेंस है वो आगे से तैयार बैठी हुई। सम ऑफ द एक्सप्लोसिव डिवाइसेस दैट वर डेटोनेटेड बाय एडवांसिंग फोर्स वर प्लांटेड यस्टरडे। एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वो ओडिशा के एरिया में भी प्लांट करती रहती है रेजिस्टेंस, और इधर मरून और जो दूसरा एरिया है यरून, यहां पर भी वो जनाब एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लांट करते रहते हैं, कभी कुछ घंटे पहले, कभी 24 घंटे पहले। तो यहां पर उन्होंने 24 घंटे पहले ही एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वो फिट की हुई थी। तो जो ही उनकी फौज आई, पहले एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एक्सप्लोड की, फिर उनके ऊपर जो वो जो है ना गोलियां बरसा दी और आरपीजीज और बाकी वेपन्स। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दीज फोटोज द प्राइस वाज मोर देन 20 डेड एंड वुंडेड अमंग द एलीट सोल्जर्स। तो नेतन्याहू ने जो टास्क दिया कि वीडियोज और फोटोज बना के लाओ, उसकी कीमत यह चुकाना पड़ी है इसराइल को कि 20 इजरायली फौजी मारे गए। ये अल मैदीन का सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं और इजरायली मीडिया भी इसको कंफर्म कर रहा है। 20 इजरायली फौजी कम से कम वहां पर मारे गए हैं। ये कॉस्ट, इससे बड़ी कोई बात क्या हो सकती है कि एक वीडियो तक बनाने के लिए 20 इजरायली फौजी मारे गए। ठीक है, ये इस वक्त उनकी शिकस्त और पैनिक और खौफ का लेवल है। दो सोल्जर्स वर नॉट इंजर्ड कैरीड अ डेड एंड वुंडेड पर्सन एंड विड्रू अंडर आर्टिलरी कवर फ्रॉम एनिमी पोजीशंस इनसाइड द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। और जो जख्मी नहीं हुए वो अपने जख्मी और मुर्दा को उठाते हुए और आर्टिलरी के कवर के साथ जनाब वहां से विड्रॉ कर गए। फिर इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ऑन सब्सटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट नियर लेबनान व्हिच यूजुअली पॉइंट्स टू अ लार्ज कैजुअलिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑपरेशंस। इजरायली मीडिया लार्ज कैजुअलिटीज को कंफर्म कर रहा है। व्हाट हैपेंड फोर्स द इजरायली मिलिट्री सेंसर टू हाइड एंड कवर अप द इवेंट। लेकिन अब यह वाकया इतना बड़ा है कि इजरायली मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं या एक्चुअल क्या हुआ, चूंकि सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। जैसे इराक का वाकया हुआ, आपने देखा कि 2 दिन के बाद इजरायली आर्मी ने फिर उसको एडमिट करना पड़ा। ठीक है, 2 दिन के बाद। तो इसके अलावा कितने वाकयात हो रहे हैं, तो सेंसरशिप की वजह से इजरायली मीडिया हिजबुल्लाह बता रही है कि सारी चीजें नहीं बता रहा है। तो ये बहुत बड़ा वाकया और बहुत बड़ी फतह रेजिस्टेंस को मिली है यरून और जो अल रास का इलाका है वहां पर। ठीक है, अब लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल ये है कि इन जो 4 एक्सेस मैंने आपको बताए हैं, यहां पर तवातर से
हर 4 घंटों के बाद इजरायली फौज एंटर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस आप रेजिस्टेंस की फतह को और बहादुरी को और उनकी जंगी सलाहियतों को, खाली बहादुरी काम नहीं आती, इन जंगी सलाहियतों को कैसे आप बयान करेंगे कि 4 दिन से उन्होंने सबसे सो कॉल्ड पावरफुल फौज को अंदर दाखिल तक नहीं होने दिया। इसी दरमियान नाज़रीन, ओडिशा से भी ताज़ा तरीन वाकया रिपोर्ट हुआ है, यानी एक एम्बुश तो उन्होंने वहां पर लगाया। ओडिशा में भी ताज़ा तरीन इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है। मेजर एम्बुश इन साउथ लेबनान, लिथल एक्सप्लोजन्स किल्स इजरायली फोर्सेस। Hezbollah fighters defending against an Israeli incursion into the town of Odessa engaged Israeli ground forces। यहां पर भी बहुत बड़े एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ हिजबुल्लाह ने किए हैं और जो मेजर एम्बुश हैं, बहुत बड़े बड़े घात यहां पर लगाए हैं। हिजबुल्लाह सेज इट इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटीज ऑन इजरायली फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू इन्फिल्ट्रेट ओडिशा। यहां से जो फौजें इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, उनको भी शदीद जानी नुकसान जो है वो पहुंचाया है। इसके अलावा ये अल जज़ीरा बता रहा है कि ह्यूज एक्सप्लोजन्स वहां पर हुए और इजरायली फोर्सेस हैव सिंस resumed their advance and clashes are ongoing। इस वक्त भी ओडिशा में क्लैशेस जारी हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ओडिशा के अंदर लड़ाई इस वक्त जारी है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। फिर हिजबुल्लाह, एनिमी इजरायली फोर्स attempted to advance towards the municipality area in the town of Odessa, fighters clashed with it which led to a huge explosions in the advancing force which was forced to retreat, killing and wounding some of them। तो इजरायली फोर्स ने आगे आने की कोशिश की, बड़े धमाके एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ किए गए और बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें हुई और वो जख्मी हुए और फिर वहां से वो रिट्रीट करने पर जब मजबूर हो गए। रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान डिटेक्टेड ओवर नॉर्दर्न इजराइल। इसके साथ जो ताज़ा तरीन रॉकेट हमले हैं वो भी हिजबुल्लाह करेगी, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर ये इजराइल की शिकस्त और साथ जो रॉकेट हमले हैं हिजबुल्लाह वो भी कर रही है। पूरे नॉर्थ में ये बेसिकली बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा जो गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स हैं अलोंग द बॉर्डर्स, उनको मिसाइल और आर्टिलरी के साथ जो निशाना बना रही है। इजरायली मीडिया, हैवी शेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फायर ऑन द बॉर्डर विद लेबनान। इस वक्त हैवी शेलिंग और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो बॉर्डर के ऊपर हो रही है। अब मैं एक रिपोर्ट आपके सामने अल जज़ीरा की रख रहा हूं कि हिजबुल्लाह दरअसल लड़ किस तरह से रही है और दुनिया जो हैरान है कि अभी तक इजरायली फौज बाकायदा दाखिल क्यों नहीं हो पाई है और हिजबुल्लाह किन जंगी सलाहियतों के साथ, किन टैक्टिक्स के साथ लड़ रही है। तो अल जज़ीरा की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन्होंने बताया है कि वो किस तरह घात लगाते हैं और इजरायली फौज को समझ नहीं आ रही कि वो मतलब अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल उनके सामने होती है। कभी बॉर्डर के ऊपर ही उनके ऊपर क्लैशेस हो जाते हैं और कभी हिजबुल्लाह क्या करती है कि इजरायली फौज को अंदर आने देती है खुद ही और फिर अंदर कहीं घात में आगे फंसा कर पीछे से सप्लाई लाइन तोड़कर फिर उनको वहां पर मारती है। हिजबुल्लाह एम्बुशेस स्टॉल इजरायली ग्राउंड ऑफेंसिव एट ओडेसा। स्टॉल मतलब एक बड़ी दीवार की तरह ये खड़े हैं हिजबुल्लाह के एम्बुशेस इजरायली फौज के रास्ते के अंदर, मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ओडेसा के बारे में अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, इट इज वेरी वेरी की बिकॉज इट इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट फॉर इजरायली फोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है इजरायली फोर्सेस के लिए एंड सेम टाइम इट इज अ चोक पॉइंट फॉर हिजबुल्लाह। और इजरायली आर्मी समझती है कि ये वो चोक पॉइंट है जहां पर हम हिजबुल्लाह को धकेल कर जो है वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, व्हाट हिजबुल्लाह डूइंग इज अलाउइंग इजरायली फोर्सेस टू कम स्लाइटली फर्दर इन, गेट इनटू ग्राउंड एंड दे आर नॉट रियली दैट फेमिलियर विद एंड देन एम्बुश देम। हिजबुल्लाह क्या कर रही है कि इजरायली फोर्सेस को समटाइम अंदर आने दे रही है और जब वो अगले मजीद एरियाज के अंदर आती है तो उनको तो नहीं पता कि उनके लिए तो वो नया इलाका है, तो उनको वहां की डायनामिक्स का नहीं पता, कहां पर टनल्स हैं, क्या घात लगा हुआ है। तो हिजबुल्लाह क्या करती है, उनको थोड़ा सा अंदर आने देती है और फिर उस नए एरिया में उनको फंसा कर जो है फिर उनको मार रही है। यहां पर इजराइल की स्ट्रेटजी ये है कि डिस्ट्रॉइंग हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अलोंग द बॉर्डर और कुछ मीटर अंदर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में इजराइल तबाह करना चाहता है। बट एवरी टाइम दे ट्राई टू डू दिस, लेकिन हर बार जब वो ये करने की कोशिश करते हैं आइदर दे गेट पुश्ड back or they get ambushed with improvised explosive devices and take casualties and fatality। लेकिन जब भी वो ये करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर या तो घात लगा दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है और जख्मी कर दिया जाता है या फिर ऐसी रेजिस्टेंस होती है कि उनको कदम रखते ही वापस भागना पड़ता है। ये हिजबुल्लाह वहां पर कर रही है। That's what we have been seeing। अभी तक 4 दिनों में हमने यही कुछ देखा है। No real entry point is safe for Israelis now। कोई भी एंट्री पॉइंट इजरायलियों के लिए सेफ नहीं है। हिजबुल्लाह ऑन द ग्राउंड लाइक प्रेडिक्टेड हैव द अपर हैंड। हिजबुल्लाह का बिल्कुल गलबा है जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट जो है वो बता रही है। तो ये
ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आने वाली तफसीलात हैं, किस तरह की लड़ाई जारी है और हिजबुल्लाह किस जाँ फिशानी से लड़ रही है और अपना सब कुछ दाव के ऊपर लगाकर लड़ रही है, और ये फेटफुल बैटल इस वक्त यहाँ पर जारी है। आगे नजर चलें तो गोलान हाइट्स का फ्रंट बहुत जल्दी आपको खुलता हुआ नजर आएगा, और इराक के हमले ने बेसिकली गोलान हाइट्स का जो फ्रंट है मतलब उसको बहुत आगे एस्केलेट कर दिया है। अब नजर इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि गोलान हाइट्स पर इजरायली जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में परवाजें कर रहे हैं। ये गैर मामूली गोलान हाइट्स वाले फ्रंट के हवाले से इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामने से रूसी जंगी त्यारे और उनके हेलीकॉप्टर्स वो फ्लाई कर रहे हैं, उनके ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं बड़ी तादाद में। यानी गोलान हाइट है ना, तो एक तरफ इजराइल बैठा हुआ है, गोलान हाइट की दूसरी तरफ बशार अल असद नहीं बैठा हुआ, वहां पर रूस बैठा हुआ है। रूस ने अपनी चेक पॉइंट्स बनाई हुई हैं, बेसेस बनाई हुई हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी बेस वहां पर डेवलप की है। जैसे गोलान हाइट्स को ही वापस हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा, और फिर 40,000 जो जंगजू बैठा है वो पता नहीं गोलान हाइट्स में किस एरिया में बैठा हुआ है, और वो भी रूस ही की सारी मदद वहां पर। तो इस वक्त गोलान हाइट्स की सूरत हाल यह है कि इधर से इजरायली हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं और सामने से जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स है वो वहां पर मतलब वो कह रहे हैं कि हम सर्विलेंस कर रहे हैं। तो वो आमने सामने इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। गोलान हाइट्स रेजिडेंट्स रिपोर्ट सेवरल इजरायली आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग फॉर लॉन्ग मिनट्स इन द एयर स्पेस ऑफ द बॉर्डर विद लेबनान। बहुत देर तक जो इजरायली हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो गोलान हाइट्स के ऊपर वाकया हुआ है, जो इजरायली फौजी वहां पर मारे गए हैं, उसके फादर का एक बयान देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फादर ऑफ अ सोल्जर हु वाज अनाउंस्ड किल्ड by Iraqi drone tells some of the reality of the soldiers at the base that was hit by the drone। फौजी मारा गया है, उसका बाप इजरायली मीडिया कह रहा है कि कुछ और ही रियलिटी हमें बता रहा है, और वो क्या रियलिटी बता रहा है? सोल्जर्स एट टारगेटेड बेस आर अंडर सो मच प्रेशर दैट दे कांट स्लीप। इजरायली फौजी इतने ज्यादा खौफ और पैनिक के अंदर हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं पर किसी भी वक्त कोई ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट आएगा और हम भी मारे जाएंगे। तो ये इजरायली फौज है जिसने लेबनान फतह करना है, ग्रेटर इजराइल में शामिल करना है, जिसने शाम फतह करके ग्रेटर इजराइल के अंदर शामिल करना है। वो अपनी बेस के अंदर सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, पैनिक के अंदर है। मैं नहीं कह रहा, जो फौजी है उसका वालिद कह रहा है, ठीक है, कि उनके लिए सोना तक मुहाल हो गया है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये उनकी फौज की पावर है, ये उनकी सलाहियतें हैं और ये उनकी बहादुरी है। अमेरिका के सर के ऊपर और जो है ना अपने जंगी तारों के सर के ऊपर ये कब तक जब बदमाशी करेंगे, वो बहुत जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं, पावर ऑफ जो इक्वेशन ऑफ पावर है वो बदल चुकी है। अब इनका जो आखिरी जो फाइनल राउंड है ना वो बेसिकली जारी है। एक फ़िज़ाइया इनके पास रह गई है जो जहाँ पर जाकर बम गिरा रहे हैं, लेकिन अब जो आगे से मिसाइल पावर हासिल हुई है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और ईरान ने हासिल कर लिया है, तो इनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो ये बहरहाल यहाँ की सूरत हाल है। अब नाज़रीन, जनरल कुरीला सेंटकॉम के जो कमांडर है, सेंटकॉम वही है जो मिडिल ईस्ट को देखता है। अमेरिका की बहुत सारी कमांड्स हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स के लिए हैं, यूरोप के लिए अलग है, मिडिल ईस्ट के लिए अलग है, अफ्रीका के लिए अलग है, उधर साउथ चाइना सी के लिए अलग है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर है, यानी मिडिल ईस्ट के अगर सबसे बड़ी आप शख्सियत कहें तो ये वाला वो कमांडर है, यानी अमेरिका की सबसे हाई ऑफिशियल। ये चूंकि पूरा मिडिल ईस्ट यही संभालता है। तो जनरल कुरीला साहब जो हैं वो इसराइल पहुंच रहे हैं अगले 2-3 घंटों के अंदर, और रिपोर्ट्स ये बताई जा रही हैं कि ईरान पर जो हमला होना है उसके हवाले से चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अब जनरल कुरीला का आना गैर मामूली इसलिए है कि आज से 2 हफ्ते पहले जब जनरल कुरीला इसराइल आया था तो उससे 72 घंटों के बाद लेबनान की जंग शुरू हो गई थी, ठीक है। पेजर अटैक हुए, फिर लीडरशिप, और फिर यहां तक हम जो पहुंचे हैं, ये जनरल कुरीला आया और उसके बाद वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो अब उसके बाद ये अगला विजिट है जनरल कुरीला का। तो मामला जो है वो ईरान के हमले के हवाले से है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज रात, कल या बहुत जल्द किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, ठीक है। ये टाइम लाइन हम बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट इजरायली मीडिया, कुरीला विल डिस्कस कोऑर्डिनेटिंग द इजरायली रिस्पांस टू द इरानियन मिसाइल अटैक। यानी ये तो तय हो गया कि ईरान के ऊपर हमला करना है, किस लेवल का हमला होगा, न्यूक्लियर साइट्स। और देखिए, अमेरिका के बगैर इजराइल हमला नहीं कर सकता, वो ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर भी नहीं कर सकता। उनको रीफ्यूलिंग चाहिए, उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए। अमेरिका के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ईरान के ऊपर हमला करना। तो चीजें जो फाइनलाइज होनी है वो ये होनी है कि किस स्केल का होगा, किस साइट के ऊपर होगा, कितना बड़ा होगा, बंदरगाहें, न्यूक्लियर साइट्स, क्या क्या करना है। तो वो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, और जनरल कुरीला जब वहाँ पर पहुँच रहे हैं।
اس کے علاوہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں ناظرین، وہ دمشق پہنچ گئے ہیں، بیروت کے بعد وہ دمشق پہنچے ہیں۔ لیبنان اور شام ساتھ ساتھ جنگ کے اندر ہوں گے، اور انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں بھی ایک ساتھ جنگیں لڑی ہیں، تو یہ جنگ شام میں بھی پھیل رہی ہے۔ تو اب دمشق میں وہ اہم ترین دورہ ہے، ایک ایسے وقت میں جہاں پر نہ کوئی اسلامی دنیا اور نہ کوئی دوسرے ملک کا کوئی ہائی آفیشل بیروت پہنچ پا رہا ہے، نہ دمشق پہنچ پا رہا ہے۔ ایسے وقت کے اندر ایران کے وزیر خارجہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور روس ان کی سیکیورٹی دے رہا ہے۔ روس کے جنگی طیارے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں، Su-35 غالباً یہی بتائے جا رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو چیزیں جو ہے نا بہت دوسرے رخ کے اندر جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ پاورز براہ راست انگیج ہو رہی ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ کب رشین طیاروں نے کسی ملک کے وزیر خارجہ کو سیکیورٹی دی ہے، کب دی ہے، مجھے بتا دیجئے۔ تو ورلڈ پاورز یہاں پر انگیج ہو رہی ہیں۔ جو یہ جنگ ایسکیلیٹ کر رہی ہے، رشیا کی انٹروینشن بڑھ رہی ہے، چائنا کی انٹروینشن بڑھ رہی ہے، اور یہ ان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، رشیا اور چائنا دونوں کے لیے۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔